प्रॉब्लम एक्सटर्नल नहीं है, प्रॉब्लम इंटरनल है भैया। बाकी सारी कंपनीज तो चल रही हैं, सब जने बेच रहे हैं, हमारी क्लोथिंग लाइन नहीं सेल हो रही, और ऐसा कोई मार्केट में चेंज नहीं आया, सारा मार्केट नॉर्मल चल रहा है। आप क्या करोगे? फिर गड़बड़ कर रहे हो, सोचो, हाँ सोचो, सोल्यूशन दे रहे हो। अभी पहले प्रॉब्लम तो पता लगाओगे, सोल्यूशन ढूंढने से पहले योर फर्स्ट आंसर टू दिस शुड बी कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाई वी आर नॉट एबल टू सेल, व्हाई दे आर सेलिंग। तुम ऐसे डॉक्टर हो, तुम्हारे पास मरीज आया, बोले सर तबीयत खराब है, लो पेन किलर ले लो। अरे बाबा, पूछोगे नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है? पूछने के बाद भी टेस्ट कराओगे, रिपोर्ट्स देखोगे, पता लगाओगे रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का, देन यू विल कम अप विद द सॉल्यूशन। तो ये नहीं होता आंसर, बच्चों वाले आंसर नहीं लिखने हैं। If somebody comes to me and tells me भैया मेरी कंपनी लॉस में जा रही है, मैं कहूंगी चलो एनालाइज करते बैठकर, क्यों कंपनी लॉस में जा रही है, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द ऑर्गेनाइजेशन, क्या कंपनी के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रहा है, क्या कॉम्पिटिटर ने प्राइसेस गिरा दिए हैं, क्या कोई बेटर क्लोथिंग लाइन आ गई है, क्या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए जो हमारे कंपटीशन में बहुत खतरनाक है। सो व्हिच ब्रांड द हैप्पीएस्ट व्हेन शीन के बारे में सुना? शॉपिंग ब्रांड जब शट डाउन हुई, तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा फायदा किस ब्रांड को हुआ? मिंत्रा और नेक्स्ट Amazon. If you talk about clothing line, Amazon is more making more money when it comes to electronics, घर के आइटम्स, बाकी चीजें। कपड़ों में Amazon का शेयर, मार्केट शेयर बहुत छोटा है as compared to other clothing like online clothing line brands. There was a time when Shein captured the market, फीमेल क्लोथिंग लाइन में मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी। क्वांटिटी भले मिंत्रा ज्यादा बेच रहा होगा, पर मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वाज विथ शीन। जैसे शीन बंद हुआ कोविड के चलते हुए, मिंत्रा का एकदम से मार्केट बढ़ गया, बट इट शुड हैव एक्सपैंडेड फर्दर मोर। अगर वो पूरा शीन का मार्केट कैप्चर कर लेता तो उसका मार्केट बहुत बढ़िया हो जाता, पर नहीं किया। तो कभी कभी अच्छा रिजल्ट कैन ऑल्सो बी अ कंसर्न। अगर मिंत्रा का अचानक से इस साल सेल ज्यादा हो गया, देन नाउ यू प्रोबिन क्यों सेल ज्यादा हुआ। आप बोलोगे नहीं नहीं सेल ज्यादा है, बढ़िया चल रहा है, कुछ प्रोबिन नहीं करना। नैरो माइंडेड मैनेजर, लेस एक्सपीरियंस मैनेजर। आज बोलेगा अचानक से सेल हुआ, क्यों हुआ सेल, क्या प्रॉब्लम है, या क्या अच्छी बात हुई है। तो पता चलता है कि आपका कॉम्पिटिटर ही बंद हो गया, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। तो कॉम्पिटिटर का हिस्सा कितना था? कॉम्पिटिटर का हिस्सा था 50 करोड़, और आपके हिस्से में कितना आया? सिर्फ आपकी 10 करोड़ की सेल एक्स्ट्रा हुई, और 40 करोड़ कहाँ चला गया? दैट शुड बी योर कंसर्न पॉइंट। अगर वही नहीं रहा तो मैंने कैसे सिर्फ 10 लिया? इफ आई एम द मेजर कॉम्पिटिटर, आई शुड हैव हैड द एंटायर शेयर। अब वो खुशी कि 10 करोड़ की सेल एक्स्ट्रा हुई, वो स्ट्रेस में बदल गया कि मैंने मार्केट शेयर लूज आउट किया, राइट? सो द पर्सन हु इज नॉट अ ग्रेट एनालिस्ट, वो खाली ऊपर ऊपर फिगर्स देखकर बोलेगा अरे अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, बुरा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर अच्छा भी है तो उसके पीछे रीजन प्रोबिन करोगे तो समझ में आएगा कि वो वाकई अच्छा है कि वो बुरा है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट मेरा इस बार 10 लाख ज्यादा है, ठीक है, हाँ जी, क्या है, अच्छा चल रहा है कंपनी, पिछले साल से 10 लाख ज्यादा है। सवाल पूछो, मैं सवालों का जवाब दूंगी। मार्केट, एक्सटर्नल मार्केट में कोई चेंजेस नहीं आया, प्रॉफिट बढ़ा है। एक्सटर्नल मार्केट में कोई चेंजेस नहीं आया, कोई चेंज नहीं है एक्सटर्नल। ना तो कॉम्पिटिटर गया है, ना कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आई, कुछ भी नहीं है, वो भी कोई चेंज नहीं है। प्राइस भी नहीं बढ़ाया गुड्स का, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं कम करी। सेल्स भी सेम है। एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन में एक एक्सेप्शनल आइटम है, सेल ऑफ मशीनरी। एक मशीन थी हमारे पास बड़ी सी, वो बेच दी। कितने की थी? 1 करोड़ की थी। कितने में बेची? 1 करोड़ 10 लाख में बेची। तो कमेंट क्या है तुम्हारे? वो जो तुम्हारे ये वाले वैल्यू पे खुश होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप हर साल मशीन तो बेचोगे नहीं, राइट? प्लस स्ट्रेस पॉइंट, मशीन बेच दी, प्लस स्ट्रेस पॉइंट मशीन बेच दी, तो भैया नई मशीन आई कि नहीं आई? आपने बेच दी, बेच के बैठ गए, क्या क्या नई मशीन आ गई? नई मशीन नहीं आई, मंगवाएंगे। अब देखो कितने सवाल कनेक्ट हो रहे हैं। नई मशीन नहीं आई है, मंगवाएंगे। क्या आपके पास पैसा है? फिर बैंक बैलेंस जाके चेक किया, बैंक बैलेंस जाके चेक किया, भैया बैंक में पैसा नहीं। अच्छा बैंक में पैसा नहीं है आपके,
ओवरड्राफ्ट पे चल रहे हैं अपन। तो फिर आप बताओ कि तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है क्या जिसको बेच के तुम कमा लोगे किसी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स? नहीं, वो भी नहीं है। अच्छा, फिर क्या करोगे? फिर बोलोगे चलो डेट इक्विटी रेशियो चेक कर लेते हैं, क्या लोन तो मिल जाएगा तुमको? नहीं मिल जाएगा। नहीं, डेट इक्विटी रेशियो भी सैचुरेटेड है, तो मतलब आपको शेयर इशू लाना पड़ेगा। क्या शेयर इशू लाओगे? प्लान्स तो बताने पड़ेंगे। नए इन्वेस्टर को ड्रैग करना बहुत मुश्किल होता है। सो इफ यू आर नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, मतलब तुम समझे, को अभी लग रहा था 10 लाख प्रॉफिट ज्यादा हुआ, एंड देन यू लाइक वाह 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 10 लाख प्रॉफिट ज्यादा हुआ। नई जो इन एनालिस्ट है जो बिल्कुल ही नया है इस फील्ड में, बोलेगा वाह वाह 10 लाख प्रॉफिट हुआ। बट जो इन डेप्थ एनालिस्ट है वो बोलेगा क्यों हुआ, किस लिए हुआ? अच्छा मशीन चेंज करी, अच्छा पैसे नहीं, मशीन खरीदने के लिए नई मशीन लाए ही नहीं है, लोन भी नहीं मिलेगा। अब वो 10 लाख बन गया आपका टेंशन वाला पॉइंट। अच्छी बात नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड न्यूज, दिस इज एक्चुअली अ बैड न्यूज इन द फॉर्म ऑफ गुड न्यूज। ठीक है, इसको कहते हैं स्केप्टिसिज्म। जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होता। अगर आप शैलो ब्रीफ देखोगे तो जो ऊपर ऊपर जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होता। यू हैव टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द सिचुएशन कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली में पॉइंट क्या है, राइट? ओके, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि थोड़े सेंसिबल एनालिस्ट की तरह सवाल पूछोगे। इसमें फिर मतलब सोल्यूशन आने क्या? वाले फ्यूचर में लॉस भी तो हो सकता है क्योंकि मशीन नहीं है तो प्रोडक्शन तो हाँ, सो अब इसमें सोल्यूशन क्या है, ये वाले क्वेश्चन में। सो प्रियल का क्वेश्चन है कि अब मैं लिखूं क्या इसमें। चलो ठीक है, प्रॉब्लम पता चल गया, मैंने बता दिया ये प्रॉब्लम है। अब मैं सोल्यूशन क्या लिख कर आऊँ? इफ दे आस्क मी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी कि यार तो मेरे को जो ओनली वे आउट दिख रहा है वो ये है कि हम ये कर सकते हैं कि इशू कर सकते हैं। और अगर आपको शेयर इशू में नहीं जाना है तो आप अपने एसेट्स का एनालिसिस करो। हो सकता है आपके पास कोई ऐसे एसेट्स हो जो अंडर वैल्यूड हो। अगर एसेट्स अंडर वैल्यूड है तो रिवैल्यू कर दो। रिवैल्यू करोगे एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो डेट इक्विटी रेशियो वापस आपको स्पेस दे देगा टू टेक मोर लोन। भाई सपोज मेरे पास एक लैंड है जो बुक्स में 10 लाख का नजर आ रहा है, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 8 लाख का लोन लेकर उसको सैचुरेट कर दिया। पर वो लैंड 10 लाख का था 10 साल पहले, आज वो 2 करोड़ का है। आज मैं किसी बैंक के पास जाऊंगी कि यार इसके ऊपर 10 लाख का ऑलरेडी लोन है या 8 लाख का लोन है, आप मुझे 1 करोड़ का और लोन दे दो, क्या बैंक नहीं देगा? हंसी खुशी दे देगा, बिल्कुल देगा। तो बैंक आपको लोन दे देगा, राइट? सो हियर इन द एंटायर कॉन्सेप्ट इज बेसिकली अबाउट दिस ओनली, राइट? कि आपने कितना प्रोबिन किया और कितना आपने किस तरीके से सोल्यूशन निकाला। अब ये सोल्यूशन अलग लग रहा है, एसेट्स को उठाओ रिवैल्यू करो, तो इट्स लाइक अ मैच्योर एनालिस्ट गिविंग द सोल्यूशन, नॉट अ बेबी एनालिस्ट गिविंग अ सोल्यूशन। तो भाई एसेट को उठाओ रिवैल्यू करो, वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू स्पेस बढ़ गया, उसके ऊपर आप लोन ले लो। नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, सारे एसेट्स अपनी फुल वैल्यू पे। अब क्या करें? शेयर इशू करो। और शेयर इशू करने के बाद क्या करें? भैया आप तो ये सोल्यूशन है कि आप करो शेयर इशू। शेयर इशू करते समय लोगों को जस्टिफाई करो, अपने फ्यूचर प्लान्स बनाओ कि क्या प्लान है, कैसे आप पैसा कितना आएगा, कौन सी मशीन है, किसमें इन्वेस्ट करोगे। एंड देन नेक्स्ट टाइम बी मोर केयरफुल। आपको मशीन रिप्लेसमेंट की लाइफ तो पता ही होगी ना, 10 साल पहले प्लानिंग चालू हो जाती है। मेरे को 10 साल बाद मशीन रिप्लेस करनी है, उसके लिए मुझे अभी से फंड्स का अरेंजमेंट करना है। तो लोग इतने फ्यूचरिस्टिक होते हैं जब बिजनेस रन कर रहे हो, तो आप ऐसे कैसे डेड हो गए कि भैया खत्म हो गई चीज, उसके बाद अब आपको लग रहा है कि अब नई मशीन कहाँ से लाए? आइडियली दैट शुड नॉट be the case. So this is like you have to criticize the management here कि management is not playing a sound role, right? अच्छा, और दूसरा चीज देखते हैं। तो हमारा बैलेंस शीट में जो हमारा इन्वेस्टेड कैपिटल था वो पिछले साल 50 लाख था, इस साल हो गया 75 लाख। ठीक है, इक्विटी इक्विटी में रिमार्केबल ग्रोथ आई है। ठीक है, 75, ओह माय गॉड 75। खुशी, हिंदी हमारी मातृभाषा है। 75 lakhs from 50 lakhs we have gone up to 75 lakhs. Okay, now tell me क्या है, अच्छी न्यूज है बुरी न्यूज है? हम्म, क्या है? अच्छा बुरा? सोच रहा अच्छा है कि बुरा? हाँ भाई, ऑनलाइन पीपल म्यूट मोड पे हो, बोल लो कुछ। इतना मौन व्रत, अच्छा भगवान सुन लेंगे तुम्हारी, बोलना चालू करो। वेरी गुड। 75 लाख पहले तो पैसा आया भी है कि नहीं? खुशी, how can the capital increase without any inflow of money? Can somebody tell me? Hmm?
अरे कॉल्ड अप पेड अप वाला सिस्टम ही नहीं होता इधर। ये ना, मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हें सीबीएसई में ऐसे पत्थर से आग जलाना सिखाया ना, बिल्कुल श्योर नॉनसेंस। पहले के टाइम पे क्या होता था, सर्टिफिकेट होती थी, हार्ड कॉपीज होती थी, ठीक है। तो फिर अब आपको इतना, मतलब पूरा प्रोसेस बहुत महंगी होती थी। तो आपने शेयर सर्टिफिकेट बांटी, अब आप सबका एक साथ पैसा मंगवा लोगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो आप इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा लो। तो और क्योंकि साल में 3-4 साल में एक बार इशू आता था, सो दैट्स व्हाई दे वुड वांट कि बड़ा इशू बिके, है ना, और पैसा आता रहे आता रहे आता रहे। लेकिन अब ऐसे नहीं होता। डीमैट सिस्टम आने के बाद आई कैन एनी टाइम फ्लोट इन मोर शेयर्स। तो मैं इंस्टेड ऑफ सेलिंग सस्ता शेयर, आई टेल तुम्हारा बजट नहीं है, तुम 4 शेयर की जगह 2 शेयर खरीद लेना, बाय लेस नंबर ऑफ शेयर्स, पर मैं तो अभी शेयर तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट करूंगी और तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। ओके, सो शेयर सेल नाउ इज लाइक रिकॉर्डेड लेक्चर्स, है ना। तुम उसमें ईएमआई में नहीं पे कर सकते। तुम रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हो तो तुम्हारे सारे लेक्चर्स अभी आ जाएंगे ना सिस्टम में, तो मुझे तो पैसा पूरा अभी चाहिए। आई कैन नॉट गिव इट टू यू ऑनलाइन वाली चीज, कैसे मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगी, राइट। सो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अब ये सिस्टम होता ही नहीं, कॉल्ड अप पेड अप ब्ला 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 ब्ला। हमने पढ़ा क्या इधर, हमने एफए में भी पढ़ा कॉल्ड अप पेड अप, एफए में था ना तुम्हारा शेयर कैपिटल वाले। टर्मिनोलॉजी है, पुरानी कंपनीज चल रही हैं, और हम पढ़े ग्लोबल अकाउंट्स, पूरी दुनिया पे एप्लीकेबल है। कुछ कुछ कंट्रीज अभी भी 100% डीमैट पे नहीं आई, सो यू जस्ट नीड टू नो द टर्म्स, दैट्स इट। एंट्रीज हमने नहीं पढ़ी ना, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, पत्थर से आग नहीं जलाएंगे अपन, ठीक है। हाँ, तो ये कॉल्ड अप पेड अप का भी झंझट है, पर कॉल्ड अप पेड अप भी हो तो पैसा तो आता है ना बेटे, कॉल करेगी तो फिर आपका जो दिखता है बैलेंस शीट में, वो तो आपका जो भी पैसा आया है पेड अप वाला ही दिखेगा ना, अमाउंट नेट जो शेयर कैपिटल के आगे दिखता है। तो ये नहीं हो सकता रीजन। हाँ, और क्या रीजन हो सकता है, बिना पैसे के शेयर कैपिटल बढ़ सकता है क्या? मैं पूरा इक्विटी की बात कर रही हूँ, पर हाँ, बोनस इशू से अगर तुम सिर्फ शेयर कैपिटल की ग्रोथ की बात करो तो बोनस इशू से हो जाता है, क्योंकि शेयर प्रीमियम से उठ के पैसा शेयर कैपिटल में चला जाता है। पर अगर मैं पूरी इक्विटी की बात कर रही हूँ, पूरी इक्विटी, इक्विटी में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिटेन अर्निंग। बिना पैसे के शेयर कैपिटल ग्रो कर सकता है क्या, बिना एक्चुअल फंड इनफ्लो के? रिवैल्यूएशन एंड देन रिटेन अर्निंग भी हो सकता है, क्योंकि रिटेन अर्निंग हो सकता है तुमने इस साल पूरा उधार पे बिजनेस किया तो तुम्हारे कैश फ्लो में इतना फ्लड इन नहीं हुआ जितना तुम्हारा प्रॉफिट दिख रहा है। हमें पता है प्रॉफिट इज अ नॉन कैश आइटम, राइट। तो ये दोनों रीजंस हो सकते हैं हमारे, कि मतलब रिटेन अर्निंग बहुत हाई है जबकि कैश कलेक्शन करस्पॉन्डिंग टू रिटेन अर्निंग इज नॉट दैट ग्रेट, एंड देन प्लस रिवैल्यूएशन इज कंप्लीटली अ नॉन कैश आइटम, ठीक है। तो पैसा जरूरी नहीं पैसा है। मैं अगर बोल रही हूँ, मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ एक चीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं तुम्हें कुछ चीज बोल रही हूँ, तुम सीधा कंक्लूजन पे जंप मत करो, तुम्हें दूसरा सवाल पूछना है। लाइक इफ आई सेड दैट शेयर कैपिटल बड़ा है, यू शुड नॉट बी कमिंग अप विद एन आंसर कि अच्छा शेयर कैपिटल बड़ा है तो पैसा आया होगा। नहीं, पैसा कैसे पता तुम्हें पैसा? तुम पहले बोलो कि क्या पैसा आया शेयर कैपिटल बढ़ने से, डिड वी हैव अ फंड इनफ्लो, देन आई विल कम ऑन टू माई कंक्लूजन। आई विल से नहीं, फंड इनफ्लो नहीं हुआ। फिर आपका अगला सवाल हो जाएगा, अच्छा फंड इनफ्लो नहीं हुआ तो क्या ये रिवैल्यूएशन का पैसा है? मैं बोलूंगी हाँ रिवैल्यूएशन का पैसा है। तो यू नो दैट ये खाली रिवैल्यूएशन से सिर्फ एक एडवांटेज होता है कि अब आप ज्यादा लोन ले सकते हो, दैट्स इट, और कोई एडवांटेज नहीं होता। बैलेंस शीट इन्फ्लेटेड दिखती है। अब रिवैल्यूएशन हम यही मानेंगे कि एथिकली किया हुआ रिवैल्यूएशन, चीटिंग नहीं की है। एसेट अगर 15 लाख का है तो तुम 15 लाख की वैल्यू पे लेकर गए, 25 लाख पे नहीं लेकर गए, राइट। तो आपको जो जो जजमेंट्स दे रखी है, जो जो चीजें दे रखी है, इन्फॉर्मेशन, आप यही मानोगे कि वो सब एथिकली करेक्ट है, बिकॉज एथिक्स हमारा एक बेसिक मॉड्यूल है, उसको पास किए बिना हम एसीसीए नहीं बन सकते। सो यू हैव टू स्टे एथिकल। देखो सबसे ज्यादा डर 20 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या होता है, एनालिसिस वाले में और एसबीआर में, तो पूरे पेपर में, कि बच्चा बन जाता है, लाइक यू नो दे हैव एन ओपन फील्ड, ठीक है। हाँ, तो वो खुले सांड की तरह कुछ भी होता है, और यहाँ पे हो जाती है प्रॉब्लम। बिकॉज अगर आप कुछ भी लिख रहे हो एंड इफ यू कम अप विद अ सॉल्यूशन व्हिच इज अनएथिकल, तो बेटा ये वाला पेपर छोड़ो, बाकी पेपर में भी जाके वो मार्क्स कम कर देगा कि आपको पास तो नहीं कराना, ठीक है। वी हैव सीन दैट, ऑल्दो दे नेवर कन्फेस इट, नेवर एग्री ऑन दैट, बट वी हैव विटनेस दैट। क्या एक एक एएफएम के पेपर में एक बच्चा सोल्यूशन देकर आया था कुछ अनएथिकल के, ऐसे जुगाड़ कर लेते हैं। मैंने कहा बेटा अगला अटेम्प्ट,
इतना समझाया कि नहीं, फिर भी दिमाग जुगाड़ू है ना, तो ऐसे दिमाग में लगता है सीए की फील्ड में आ रहे हैं, सीसी की फील्ड में आ रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, या ऐसे कुछ फील्ड है तो अपने को करप्शन करना ही है, उसके बिना नहीं कमा सकते, ऐसे कोई रूल नहीं है। बिना करप्शन के बहुत बढ़िया कमा सकते हो और आराम से सो भी सकते हो, यू विल हैव अ पीसफुल स्लीप एट नाइट। सो एंड दिमाग यहाँ पे भी करप्ट नहीं चलाना, अपना एथिकल आंसर देना है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू दिस, तो हमारे बेसिक स्टेप्स क्या हुए। फर्स्ट, आपको पहले तो ये समझना है कि क्या चेंज हुआ है पिछले साल से इस साल, या जो भी इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करो, स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, तो चेंज क्या है। या जो लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्लास में पूछा था, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन दे रखी है, फिर हमने उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स किया, एडजस्टेड इंफॉर्मेशन आई, और फिर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं इंडस्ट्री एवरेज से। तो अब चेंज क्या है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, एडजस्टेड इंफॉर्मेशन और इंडस्ट्री एवरेज के कंपैरिजन में चेंज क्या है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड थिंग, अब सीधा आंसर नहीं दोगे यहाँ पे, सेकंड होगा आपका रीजन फॉर चेंज। अब आप प्रोपिन करो रीजन। रीजन क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में Ma'am, सोल्यूशन your अलग screen is होंगे। not visible. ओके माय बैड, वन सेकंड, आई होप इट्स विजिबल नाउ। Yes, ma'am. Yeah, so first thing, change क्या है, what is the change in the entire data stream। फिर reason क्या है, external है internal है, solutions बहुत अलग अलग होंगे। external market में हमारे पास कोई choice नहीं है but to cope and be flexible। मैं market change नहीं कर सकती, आप जितनी कोशिश करो दुनिया चेंज करने की आपके बस की नहीं है, ठीक है, बिकॉज there's a huge market you have to deal with। what you can do here is only adjust yourself according to the market, right। अब आप मुझे बताओ कि यही वाला सीन जो लॉकडाउन का टाइम आया था, तो बहुत सारे और भी लोग थे जो जॉबलेस हो गए थे या वर्कलेस हो गए थे। और मैं बताती हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ पीपल who are not from highly educated background but they came up with very amazing solution। तो ऐसे बहुत सारे घरों में ऐसी फीमेल्स थी, एंड आई न्यू मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, इधर उदयपुर के तो काफी सारी फीमेल्स, बिकॉज वी हैव सम ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल। तो वहां पे कुछ फीमेल्स थी जो अपना सिंगल हैंडेडली घर चला रही है, ठीक है, कैसे, टेलरिंग का काम करके, घर पे कपड़े वपड़े सिल के, जो है ना। अब अब उनका बिजनेस हो गया ठप, क्योंकि आप अब आपसे कौन सूट सिलवाएगा लॉकडाउन के टाइम पर, पूरा एक साल कहीं कोई बाहर नहीं, पुराने कपड़े निकाल के पहन लेंगे, वही पड़े हुए इतने टाइम से, ना कोई आपसे सूट सिलवाने वाला है, ना कोई साड़ी का काम करवाने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। तो अब उन्होंने दिमाग चलाया, उन्होंने मास्क बनाना चालू कर दिया, भाई स्टिचिंग तो करनी है, ये नहीं तो ये सही, एंड देन दोस मास्क सोल्ड लाइक एनीथिंग। ये सारी फीमेल्स ने, आई थिंक most wonderful experience we ever had that we had given 1000 mask का orders to one of the group जहाँ पे हमने PFC के mask बनवाए थे। if you guys were there at that time, जहाँ पे PFC लिखे हुए मास्क थे, हमने 1000 मास्क एक फीमेल से ही बनवाए थे, जो हाउस होल्ड में बैठ के काम कर रही थी, और उसने बनाए थे, बाद में प्रिंटिंग किसी और ने करके दी थी। बट सी द कमेंडेबल वर्क, जितना उसने शायद 10 सूट की सिलाई में नहीं कमा सकती, उतना उसने उधर कमा लिया था, राइट। सो मोर देन दैट, तो दिमाग लगाना पड़ता है। और ये चीज, ये चैप्टर इतना अमेजिंग है, अगर तुम इसके इंट्रिकेट डिटेलिंग समझ जाओगे, कल को तुम अपना बिजनेस चालू करते हो तो भी तुम्हारा दिमाग वैसे चले, राइट। एक्सटर्नल मार्केट में गड़बड़ है, आई कैन नॉट चेंज द मार्केट, ईदर आई हैव टू कोप विद द मार्केट, अंडरस्टैंड द ऑडियंस बिहेवियर पैटर्न, वो क्या जा रहा है, उसके हिसाब से मैं अपना प्रोडक्ट लाइन चेंज कर दूं। देन आई हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दिस टेम्पररी, दिस इज गोइंग टू बी अ टेम्पररी चेंज और परमानेंट चेंज, ठीक है। अब टेम्पररी चेंज और परमानेंट चेंज में क्या हो जाएगा, टेम्पररी चेंज होता है जो फिलहाल के लिए है ना, तो फिलहाल के लिए जो चेंज है, जैसे आपका कोविड आया, तो वो हमको पता है 2-3 साल का है, उसके बाद हो जाएगी सोल्यूशन। और ये कोई नई बात नहीं थी, कोविड हर 100 साल में, उससे पहले स्पेनिश फ्लू आया था, उससे पहले कोई फ्लू आया था, हर 100 साल में ये रहा है, 2-3 साल में इकोनॉमी नॉर्मल हो गई। कोविड के टाइम पे प्रोजेक्शन आ गया था कि 2023-24 तक सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, जो हो भी गया, है ना। मैक्स टू मैक्स 21 डिस्टर्ब था, 22-21 के रिपोकर्शन के कारण डिस्टर्ब था। सो दैट वाज अ टेम्पररी चेंज। एक टेम्पररी चेंज से डील करने का सोल्यूशन बहुत डिफरेंट होगा, और एक परमानेंट चेंज से डील करने का सोल्यूशन बहुत डिफरेंट होगा। सो नाउ टॉकिंग अबाउट परमानेंट चेंज, सो आपने बहुत पैसे खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके एक टीवी चैनल खोला, आपने उसको नाम दे दिया कलर्स, सोनी टीवी, जी टीवी, ठीक है। और अब आपको दिख रहा है धीरे धीरे टीआरपी पैटर्न। पहले उन
वो टीवी चैनल्स जो भी शोज बनाते थे, वो शोज के जो हीरो हीरोइन होते थे वो सेलिब्रिटीज होते थे, समटाइम्स मोर सेलिब्रेटेड देन द बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस। अब शोज उतना टीआरपी नहीं ले रहे हैं, क्यों? बिकॉज पीपल इन द उनका मेट्रो क्राउड तो ऑलमोस्ट चला गया, because metro and some cities crowd they are shifting to OTT platform. There are hardly people who are now taking cable connections and all. हाँ, छोटे शहरों में, गांव में अभी भी केबल चल रहा है, बट उन गाँव में भी बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह का अभी भी क्रेज चालू हो गया। सो द चेंज विच वी आर विटनेसिंग हियर इज अ परमानेंट चेंज, और ये चेंज बहुत सडन आया कोविड के टाइम पे, राइट? क्योंकि कोविड के टाइम पे टीवी चैनल्स बंद हो गए, बहुत सारे इश्यूज हुए टीवी चैनल्स के साथ, एंड इस टाइम पे ओटीटी प्लेटफॉर्म ने पिकअप कर लिया, बहुत सारी ओटीटी मूवीज एकदम से बैक टू बैक रिलीज होती जा रही। सो परमानेंट चेंज है, तो अब आप क्या करोगे इस केस में? अब अपनी अक्ल लगाओ, अपने टीवी चैनल को भी ओटीटी पे शिफ्ट कर दो, विच मेजॉरिटी चैनल्स हैव डन। सोनी लेकर आ गया अपनी सोनी लिव ऐप, जी लेकर आ गया जी5, स्टार प्लस लेकर आ गया हॉटस्टार। सो एवरी टीवी चैनल विच वाज वे टू पॉपुलर बिफोर, सब लेकर आ गए अपने वो एप्स, और उसी एप्स पे वो सीरियल जो बन रहे हैं, जो उनके टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं, वो सीरियल्स भी फ्लोट कर रहे हैं। सो दे आर मेकिंग मनी थ्रू दैट ऑल्सो, कि भैया ओटीटी वाला बंदा यहाँ पे देख लेगा। और फिर दूसरे तरीके भी है उनके पैसे कमाने के, कि भाई मूवीज प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑल दैट, राइट? सो परमानेंट चेंज से डील करने का तरीका बहुत अलग होगा, टेम्पररी चेंज से डील करने का बहुत तरीका अलग होगा। इंटरनल इश्यूज क्या है, आप इधर प्रॉब्लम पॉइंट पता करोगे और फिर उसका सोल्यूशन दोगे, राइट? Problems can be long term problems again can be short term problems long term कैसे हो सकते हैं? Long term and short term, ठीक है। लेट मी कम ऑन टू दिस। प्रॉब्लम ये है कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। अब पता करो, प्रोबिन करो, क्यों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा? क्योंकि हमने जितना प्रोड्यूस करते हैं उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, हमारी मशीन की कैपेसिटी नहीं है, तो हम अगर उसको ओवर यूज करेंगे तो हमारा कॉस्टिंग कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा, तो इसके लिए हमारा सब गड़बड़ हो गया, ठीक है, डन, ओके। तो क्या ये प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? वापस वही टेम्पररी परमानेंट की बात हो गई। यार अभी मार्केट में डिमांड है 2-3 साल की, इसके लिए हमने मास्क बना रहे हैं हम लोग, फिर कोविड चला जाएगा, मास्क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वापस हम नॉर्मल प्रोडक्शन पे आ जाएंगे। तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होगा कि भाई थोड़ा सा मैनुअल काम चालू कर दो, छोटी सी और मशीन ले आओ, या ऐसा कुछ शॉर्ट टर्म होगा। लाइक इतना लंबा सोच नहीं होगी, 2-3 साल का जुगाड़ करेंगे हम, आउटसोर्सिंग कर लो, किसी और से सामान, किसी और से मास्क खरीद लो सस्ते प्राइस पे, उसका बना लो, उसको सेल कर दो फर्दर, राइट? लेकिन मास्क की डिमांड ही बढ़ गई मार्केट में, परमानेंटली डिमांड बढ़ गई। अब ऐसे जुगाड़ के काम थोड़ी बताओगे। अब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होगा? नई मशीन खरीदो, अब तो खरीदनी पड़ेगी तुमको, बड़ी मशीन खरीदो, बड़ी प्रोडक्शन मशीन खरीदो, तो आपके सोल्यूशन भी उसी हिसाब से होंगे जिस हिसाब से प्रॉब्लम, समझ रहे हो? बच्चे वाले सोल्यूशन दोगे, बहुत ही वन विजन सोल्यूशन दोगे कि अच्छा बढ़ गया, गुड, घट गया, बैड, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, अंडा। और 20 मार्क्स में से सिर्फ 6 मार्क्स होते टेक्निकली रेशियो कैलकुलेशन के, तो बाकी 14 मार्क्स जीरो, क्योंकि वो कमेंट, तो ये कमेंट मानता ही नहीं है। अगर आपने ये बोला कि ये बढ़ गया रेशियो, ये घट गया रेशियो, दिस इज नॉट अ कमेंट एट ऑल एज पर एसीसी, ठीक है? उनको चाहिए बिल्कुल प्रोबिन कमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन, काइंड ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर, एक एक छोटे छोटे वर्ड से इंटरप्रिटेशन निकलता है। सो देयर वाज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जहां पे एक पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी को एनालाइज कर रही है, ठीक है? अब पहली लाइन में, पहले पैराग्राफ में दिया कि पेरेंट कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व्हिच इज डीलिंग इनटू टेक्सटाइल्स, और सब्सिडरी कंपनी जो अक्वायर करने की सोच रहे हैं, दैट्स अ पब्लिक कंपनी which is basically dealing into the manufacturing of spare parts. पहली लाइन, और पहली लाइन में, पहले पैराग्राफ में पेरेंट का इंट्रोडक्शन दिया, सेकंड लाइन में बोला कि अब वो कंसीडर करा कि मैं इस कंपनी को खरीदूं कि नहीं खरीदूं, दिस इज इनटू स्पेयर पार्ट्स एंड ऑल। बच्चा इग्नोर कर देता है, सीधा नंबर पे आ जाता है, पहला दिमाग सीधा चलता है, वो पहला पैराग्राफ यूजलेस है, चलो सीधा नंबर पे आ जाओ। फिर लास्ट का पैराग्राफ मैम ने बोला था कि पॉइंटर्स देगा, उसके बेसिस पे जवाब दे देना, पर पहला पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं। कितने इंटरप्रिटेशन निकल जाते हैं यहाँ पे। अक्वायरर प्राइवेट कंपनी, जिसको अक्वायर करे वो पब्लिक कंपनी है, ये रिवर्स टेक ओवर हो रहा है। रिवर्स टेक ओवर में छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को अक्वायर करती है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अक्वायरर के पास इतना बजट भी है कि नहीं, और पब्लिक कंपनी के लोग उस चीज को लाइक विल दे बी कंफर्टेबल अ प्राइवेट कंपनी मॉनिटरिंग देम, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा, अब अक्वायरर दूसरी कंपनी को खरीदने की सोच रहा है, ठीक है?
बहुत सारी कुछ चीजें तो लीगल बातें होती है, खैर वो लीगल बातें नहीं भी लिखोगे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करके एक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसमें लिखा होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। आप टेक्सटाइल में हो, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स में है कि आप स्पेयर पार्ट्स वगैरह को भी अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करोगे, या आप दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करोगे, क्योंकि आप अपने इन्वेस्टर को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू बताते हो कि तुम्हारा पैसा किस बिजनेस में जाएगा। अब मैं उसका पैसा उठा के दूसरी इंडस्ट्री में लगा रही हूँ, हो सकता है कि जो पर्सन हो वो उसको लगे कि नहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने वाली। आज अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदते हो ये सोचकर अरे टाटा मोटर्स ई व्हीकल में जा रहा है, ई व्हीकल बहुत ग्रो करेगा तो टाटा मोटर्स ग्रो करेगा तो मेरा शेयर प्राइस ग्रो करेगा, मैंने पैसा उसमें डाला, पर टाटा मोटर्स के पास जितना पैसा आया उसने सब उठाकर डाल दिया मे बी टेक्सटाइल्स में, ग्रोसरी में। बोले क्या टाटा अपने सुपरमार्केट्स लगा रहा है ऑल ओवर, जैसे रिलायंस फ्रेश है उसमें डाल दिया सारा पैसा। एज एन इन्वेस्टर विल आई हैव एनी ऑब्जेक्शन? ऑफ कोर्स आई विल हैव ऑब्जेक्शन। मेरा पैसा है, तुम्हारा घर का पैसा थोड़ी है। मैंने तो मोटर्स में डाला, मेरे को इलेक्ट्रिक व्हीकल में डलवाना पैसा, तुम कहाँ डाल रहे हो पैसा उठा के मेरा? तो फर्स्ट थिंग, डू यू हैव दिस एम्बार्क्ड इन योर एमओए कि आप इसको बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस में डालोगे? अगर तुमने ये नहीं भी लिखा, लीगल पॉइंट नहीं भी लिखा, फाइनेंशियल पॉइंट सोचो, क्या फायदा है ऐसे टेक ओवर का? तुम्हारे को कोई सिनर्जीज तो मिलेगी नहीं। सिनर्जी वर्ड पता है? 2+2 कितना होता है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिनर्जी। दो कंपनीज मिलती है तो उनका एडेड वैल्यू इज नॉट देयर एक्चुअल एडेड वैल्यू, इट बिकम्स मोर, राइट? 2+2 बिकम्स 5 इंस्टेड ऑफ 4। मेरे को आती है मैथ्स, ठीक है? तो सिनर्जी की डेफिनेशन है कि जब दो कंपनीज का वैल्यूएशन इंडिविजुअली, इसका 2 करोड़ है इसका 2 करोड़ है, जब दोनों कंपनीज कंबाइन हो जाएंगी मार्केट में बात फैलेगी और वो दोनों कंबाइन हो रही है, इनका सिनर्जी गेन हो रहा है, तो ये 5 करोड़ हो जाएगा। हो सकता है एक कंपनी ऑटोमोबाइल में डील कर रही है और एक कंपनी आफ्टर सेल सर्विसेज में डील कर रही है, ठीक है? तो ये कंपनी दूसरी कंपनी से आफ्टर सेल सर्विसेज ले रही थी तो उसी की कस्टमर थी, तो उसने सोचा कि मैं इसको ही क्यों ना खरीद लूं, तो मेरे को आफ्टर सेल सर्विसेज कॉस्ट टू कॉस्ट पड़ जाएगी, मैं कस्टमर को सस्ते में आफ्टर सेल सर्विस दे पाऊंगा, फिर क्विक हो जाएगा, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि फिर मैं सर्विस कंपनी को बोलूंगा कि आप किसी की मत करो आफ्टर सेल सर्विसेज, खाली हमारे कस्टमर की करो, राइट? सो यहाँ पे सिनर्जी गेन हो जाएगा। अब जो बंदा कार खरीद रहा है वो सोचेगा अरे वाह, अब तो इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी खुद की है, तो कार की सेल्स भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यू विल हैव मोर कस्टमर्स, यू विल हैव मोर रिस्पेक्ट इन द मार्केट। तो सिनर्जी गेन नहीं आता है अगर आप बिल्कुल ही उल्टे बिजनेस में हो। क्या मतलब है? टेक्सटाइल का स्पेयर पार्ट से क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है, तो सिनर्जी गेन नहीं है, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है इसको अक्वायर करने, क्यों खरीद क्यों रहे हो इसको? सो दैट कुड बी अ क्वेश्चन, लाइक यू नो इफ यू एंड अप, if there is one student who says ये कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छा फाइनेंशियल प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया चल रहा है एंड मार्केट से काफी अच्छा रिटर्न दे रही, खरीद लेना चाहिए, अच्छा कंपनी का जानबूझ करके अच्छा स्टैटिस्टिक्स दिखाएगा, लेकिन एक अक्लमंद स्टूडेंट ने वो लाइन नोट करी होगी और बोलेगा ऐसे तो कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, but we need to understand why we need to invest in this company, because the business of this company is nowhere related to the business of our company. It is not going to result in any synergy benefits. Plus management could be very typical. If in future we plan to acquire it as a 100% subsidiary, the working style of this